Good morning everyone. Welcome to JV's IS in the class of internal security. So in the previous class we have started a topic that is linkages between development and extremism. And in the last session we have also discussed what is extremism, and then Government of India officially called them as left-wing extremism. Why left-wing extremism? Because of their left-wing ideology which resulted to violence. Clear? So in the last class, as I have told you, that today we will be discussing what are the reasons for the spread of left-wing extremism. So the most important reason here is failure of land reforms in India. Now when I am talking about land reform, we need to understand the system of लैंड रेवेन्यू सिंस एंशिएंट टाइम्स. क्या मॉडल था लैंड रिफॉर्म्स का, लैंड कौन सी कमोडिटी थी, और ये कह सकते हैं आप कि कलेक्टिव ओनरशिप क्या थी. ये सारी चीजें आज हम पूरा बेस से इसको समझने की कोशिश करेंगे. क्लियर? सो व्हाट आर द रीजंस? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द स्प्रेड of left-wing extremism, that is failure of land reforms. Now failure of land reforms. So a failure of land reforms, so remember this thing, that this left-wing extremism currently third phase is going on. So evolution कैसे होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. So evolution of land reforms, first of all we need to understand the evolution phase first. Evolution of land reforms. Now since ancient times, now in 1000 BC discovery of iron. अब एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें, 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हुई विच रिजल्टेड इनटू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. तो उस समय एग्रीकल्चर ऐसा नहीं था कि जमींदारी सिस्टम थी, ये सारी चीजें नहीं थी, ना ही एग्रीकल्चर स्टेट के अंडर हुआ करता था. दैट मीन्स एंशिएंट टाइम से लैंड वाज ओन्ड बाय कम्युनिटी. सिंस एंशिएंट टाइम्स लैंड वाज ओन्ड बाय कम्युनिटी. समझ में आ रहा है? लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी मतलब कलेक्टिवली ओन्ड बाय एवरीवन. दैट मीन्स अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज देयर. समझ में आ रहा है? दैट इज कलेक्टिवली ओन्ड बाय एवरीवन. ओके, इसीलिए आपको एंशिएंट टाइम में फेमीन्स के ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल है, कलेक्टिवली ओन्ड बाय एवरीवन. क्लियर? बट चेंज आएगा कहां पर? मेडिवल टाइम्स में. पहले ये ड्रॉ कर लीजिए. ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा दैट सिंस एंशिएंट टाइम्स लैंड इन इंडिया वाज ओन्ड बाय कम्युनिटी. ओके, दैट मीन्स पीपल कलेक्टिवली ओन द लैंड. अब जब कलेक्टिवली ओन करते थे तो कल्टीवेट भी कलेक्टिवली ही करेंगे. दिस सिस्टम इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग. समझ में आ रहा है? सो पीपल ऑलवेज हैड अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप. हमेशा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज, a kind of sense of ownership was there. Okay, so that is why आप देखेंगे ancient times में famines were not happening. Why? Because of cooperative farming. Clear? Nature of farming क्या था? Cooperative farming. Clear? तो ड्रॉ कर लीजिएगा. That means
कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग. Okay, now this practice continued till medieval times. अब जब ये प्रैक्टिस मेडिवल टाइम्स तक कंटिन्यू थी, देन मेडिवल टाइम्स में जो सबसे बड़ी एम्पायर आई, विच वी कॉल्ड एज मुगल एम्पायर. नाउ मुगल रूल एंड मुगल एम्पायर. Under the control of Mughal emperor. मुगल एम्परर. अब क्या हुआ, चीजों में चेंजेस क्या क्या है. अब मुगल्स कहां से आए थे? दे केम फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो दे केम फ्रॉम आउटसाइड. नाउ मुगल्स केम फ्रॉम आउटसाइड. So most important, who was the most important person in Mughal time period? Mughal emperor himself. समझ में आ रहा है? Now initially Mughals, they had just only a small piece of land. Initially उनके पास थोड़ा ही था empire में. So they were having small piece of territory to control that area. Clear? तो जब empire धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, तब उन्हें sustain करने के लिए अब क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो जब मुगल्स आए तो इनिशियली दे वर हैविंग स्मॉल पीस ऑफ टेरिटरी. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एक्सपेंशन. नाउ अब जब एक्सपेंशन शुरू होगा, टू मैनेज और टू सस्टेन देमसेल्व्स दे नीड लैंड रेवेन्यू. दे नीड मनी. एंड मनी कहां से आएगा? दिस विल कम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू. समझ में आ रहा है? अब यहीं से कहानी चेंज हो जाएगी इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स की. अब मनी कहां से आएगा? लैंड रेवेन्यू से आएगा. अब गवर्नमेंट को क्या करना है? अपना एक फिक्स अमाउंट रखना है कि हर साल इतना पैसा हमारे पास आता रहे, ताकि हम सस्टेन कर सकें. अब ये लैंड रेवेन्यू के लिए आप देखेंगे एम्परर जो होगा एक ब्यूरोक्रेसी बना देगा. कौन सी ब्यूरोक्रेसी? लैंड रेवेन्यू एजेंट्स. समझ में आ रहा है? जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. पहले इतना ड्रॉ. क्लियर? और एंशिएंट टाइम से लैंड क्या है? कलेक्टिवली ओन्ड बाय पीपल. समझ में आ रहा है? कलेक्टिवली ओनरशिप. तो यहां पर सबसे बड़ा ये चेंज आ गया. अब मुगल एम्परर क्या करेगा? अब मुगल एम्परर याद रखिएगा, ही विल क्रिएट अ वास्ट लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी. अब वो बनाएगा वास्ट लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी. नाउ एम्परर created vast लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी. अब ये जो वास्ट लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी है, अब याद रखिएगा इनका काम क्या है? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, टू कलेक्ट लैंड
रेवेन्यू। बट यहां पर एक गलती हो गई एम्परर से गलती क्या हो गई? एम्परर ने गलती ये कर दी इन लैंड रेवेन्यू एजेंट्स के साथ कि इनकी पोजीशन हेरिडिटरी कर दी। इनके अब इस एजेंट के, इस ब्यूरोक्रेट के मरने के बाद इसका बेटा ही कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू। सो दिस वॉज हेरिडिटरी इन नेचर। ड्रॉ करिए। सो वहीं पे लिख लेना लैंड रेवेन्यू एजेंट्स will collect and share it with the emperor this position was hereditary in nature. ओके तो एम्परर ने क्या किया? कुछ लोगों को उठाया। अब कुछ लोगों को जब उठाया और उनकी वो क्या करेंगे? उनको बना दिया लैंड रेवेन्यू का एजेंट। अब उनकी जनरेशन भी फ्यूचर में क्या कलेक्ट करेगी? लैंड रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो राइट डाउन मुगल्स said two things. First, these land revenue agents will be hereditary. अब हेरिडिटरी क्यों बनाया होगा? रीजन क्या होगा? अब तुमने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, क्या समझा उससे? हेरिडिटरी क्यों बनाया होगा? सोचो। तुमने अगर किसी को ऐसी पोजीशन दे दी जिसकी पुश्तें भी आगे चल के खाएंगी, वो तुम्हारा पूरी तरीके से गुलाम हो जाएगा और लॉयल हो जाएगा। इन दिस मैनर मुगल एम्परर परचेज लॉयल्टी। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या खरीद ली? लॉयल्टी। राइट डाउन। इससे जो चीजें समझ में आ रही है, वंस यू मेक हेरिडिटरी यू कैन परचेज लॉयल्टी। और जब लॉयल्टी तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारे पास एक ये हो जाएगा कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आता रहेगा। समझ में आ रहा है? लॉयल्टी इसलिए। सो राइट डाउन, वंस लॉयल्टी एंश्योर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फाइनेंस टू सस्टेन एम्पायर। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फाइनेंस टू सस्टेन एम्पायर। ओके अब हालांकि हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ रहे हैं, बट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, अकबर ने किसी को बना दिया लैंड रेवेन्यू एजेंट, जहांगीर आएगा चेंज कर सकता है? हेरिडिटरी है, बट जब भी रूलर चेंज होगा उन लैंड रेवेन्यू एजेंट्स को फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स उस एम्परर के साथ करने होंगे। वो एम्परर डिसाइड करेगा कि इसको कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। लिख लीजिए सेकंड थिंग, सेकंड प्रोविजन मुगल्स का। और ये बहुत बड़े रीजंस हैं मुगल्स के डिक्लाइन होने में, बाद में देखिएगा कैसे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने कहा था कि किताब पढ़िए BL ग्रोवर, चीजें समझ में आएंगी तुम्हें। Clear everyone? Okay, write down next point. Whenever Mughal emperor changes and comes to power, these agents have to come under fresh contracts. These agents have to come under fresh contracts. और जिसमें ऑथराइज किया जाएगा दैट ही नीड्स टू कलेक्ट मोर और लेस और सेम रेवेन्यू। क्लियर? तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे यही स्टेटमेंट पूछ दे। अब आपने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा, बट है तो हिस्ट्री का ही पार्ट। क्लियर? तो जहां पर
जिस चीज़ की लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जब आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो आप हिस्ट्री को उस एस्पेक्ट से देखते हैं। अभी आपने जैसे मुगल्स पढ़ा, तो आप इस फोकस पे थोड़ा सा ही ध्यान देंगे, इस चीज़ पे कम ही ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो इस पे भी पूछा जा सकता है कि अगर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे तो इंक्रीज कर दिया जाएगा रेवेन्यू। ये स्टेटमेंट लिख दिया प्रीलिम्स में, अब आपको पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मेंस की प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो जाएगा। मेंस की आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए इंटीग्रेटेड मैनर में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। सो राइट डाउन। तो ये सारी चीजें किस लिए थी? इससे मुगल्स को एक स्टेबल फाइनेंस मिल जाएगा, और इसीलिए मुगल्स ने, याद रखिएगा, एम्पायर को रूल किया फॉर 250 ईयर्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें किस लिए? फॉर स्टेबल फाइनेंस। ड्रॉ कर लीजिएगा उसे में, दिस इज फॉर स्टेबल फाइनेंस। Stable finance. And Mughal Empire were for 250 years. Empire were for 250 years. Okay. Now, अब ये प्रैक्टिस कब तक चलेगी? 1707, जब तक एम्परर स्ट्रांग है, औरंगजेब। समझ में आ रहा है? जिस दिन एम्परर वीक होगा उस दिन रेवेन्यू देना बंद। क्लियर? सो दिस प्रैक्टिस वॉज कंटिन्यूड टिल 1707. That means death of औरंगजेब, ये याद रखिएगा, डेथ ऑफ औरंगजेब। क्लियर? अब औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ बताओ? तुमने तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है। इंस्टेबिलिटी इन मुगल एम्पायर। इंस्टेबिलिटी आ गई, कैसे बताइए शिविन? इंस्टेबिलिटी कैसे आ गई? सर औरंगजेब के टाइम पे जो भी फोर्स में लोग थे उनको पेमेंट्स में बंद हो गई थी, तो रीजन की मुझे चल रही। फिर भी रेवेन्यू तो कलेक्ट हो रहा था, यहां पर इंस्टेबिलिटी कैसे आई? क्या रीजंस हो सकते हैं? वीक रूलर, और वीक रूलर के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इस टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड कौन सा है? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, दैट इज लेटर मुगल्स। क्लियर और नॉट? इस टाइम पीरियड की सबसे खास बात क्या है? मुगल एम्परर चेंज फ्रीक्वेंटली। समझ में आ रहा है? बार बार आप देखेंगे हर 2-3 साल पर मुगल एम्परर चेंज हो रहा है। नाउ अब मुगल एम्परर केप्ट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। अब ऐसा क्यों था? तुम मराठा पे कहाँ चले जा रहे हो बताओ? बिकॉज मुगल्स नेवर क्रिएटेड अ लॉ ऑफ सक्सेशन। That is why Aurangzeb and his brothers were fighting among themselves, because they were not having a law of succession. War of succession हुआ था कि नहीं हुआ था? चीजें क्लियर ही नहीं है कि कौन एम्परर बनेगा, इसीलिए वॉर्स हो रहे थे। क्लियर? तो तब इन्होंने देखा, तब लैंड रेवेन्यू एजेंट्स ने देखा कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं और ये बार बार चेंज हो रहे हैं, तो ऑल लैंड रेवेन्यू एजेंट्स दे कम टुगेदर, ये एक साथ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और जब लैंड रेवेन्यू एजेंट एक साथ आ जाएंगे तब आप देखेंगे इन्होंने एक अपना कंसेंसस डेवलप किया, और जब कंसेंसस डेवलप किया तब इन्होंने कहा कि हम कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू बट हम शेयर नहीं करेंगे।
समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, क्योंकि वीक हो चुके हैं अब, मुगल्स आपस में ही लड़ रहे हैं। क्लियर? कि अब हम लैंड रेवेन्यू तो कलेक्ट करेंगे बट वी विल नॉट शेयर विद एम्परर। गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। सो लिखिए इंस्टेबिलिटी इन मुगल एम्पायर। इंस्टेबिलिटी वॉज देयर इन मुगल एम्पायर। वाई? अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज एम्परर केप्ट चेंजिंग, एम्परर्स केप्ट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। समझ में आ रहा है? बार बार चेंज हो रहे हैं मुगल एम्परर। अब इसकी वजह से याद रखिएगा, क्योंकि अब मैंने अभी आपको बताया कि जब जितनी बार एम्परर चेंज होगा उतनी बार इन लैंड रेवेन्यू एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स अपने उनके साथ करने पड़ेंगे। तो इससे परेशान कौन होगा? लैंड रेवेन्यू एजेंट्स। क्लियर? तो अब एम्परर बार बार चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से लैंड रेवेन्यू एजेंट्स दे कम टुगेदर और उन्होंने एक कॉन्सेंसस डेवलप कर लिया। क्लियर? सो दिस forcing land revenue agents to come together and develop consensus not to share land revenue with emperor। तो अब क्या होगा? लैंड रेवेन्यू एजेंट्स बिकम्स रिचर, एम्परर पुअरर। समझ में आ रहा है? ड्रॉ कर लीजिए ये। एंड जब लैंड रेवेन्यू एजेंट्स रिच हो जाएंगे, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। So these land revenue agents become rich and emperor poor। ड्रॉ कर लो। This is the cause of decline of Mughals। This is the cause of decline of Mughals। Done? So this is the cause of decline of Mughals। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? ब्रिटिश। इसी टाइम पीरियड में ब्रिटिश भी हैं। ब्रिटिश को आप भूल नहीं सकते। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर आएंगे कॉर्नवालिस। क्लियर? सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, ब्रिटिश का राइज जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब ब्रिटिश कैसे यूज करेंगे बताओ? हिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा सोचो। गुड मॉर्निंग श्वेता, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना समझ में आया आप सभी को? ओके, सोचिए। These are the causes for decline of Mughal Empire. Okay, why? Because deprivation of finance by bureaucracy. Deprivation of finance by bureaucracy. Clear?
तो मुगल एम्परर के लिए सस्टेन करना क्या हो रहा था, अब डिफिकल्ट हो रहा था। अब जब मुगल एम्परर के लिए सस्टेन करना डिफिकल्ट हो रहा था, और पावर हमेशा से ही मनी के टर्म्स में मेजर की जाती है, इसीलिए विष्णु के साथ लक्ष्मी है। विष्णु रिप्रेजेंट्स पावर, लक्ष्मी मनी। समझ में आ रहा है? पावर इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अंबानी जी के पास पैसा है तो उसी के साथ साथ उनके पास पावर भी है, Z+ सिक्योरिटी भी है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। तो बताओ ब्रिटिश कैसे राइज हो सकते हैं? इसी टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स राइज होना शुरू करेंगे। अब ब्रिटिशर्स, दिस इज द सेम टाइम पीरियड राइज ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का एम क्या है? ब्रिटिश का एम है, वो आए थे इंडिया में कमर्शियल मोटिवेशन से। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश का मेन एम क्या था? कमर्शियल मोटिवेशन। बट उन्होंने जब देखा कि इंडियन पॉलिटी फ्रेजाइल है, तो उन्होंने कहा कि चलो पॉलिटिकल मोटिवेशन भी बना लेते हैं। ओके, बिकॉज दे वर कंटिन्यूअसली वॉचिंग इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम एट दैट टाइम, so they found Indian polity was fragile, so now they had political ambitions also apart from commercial ambitions. Clear? So now British will have political ambition as well as कमर्शियल एम्बिशन। ड्रॉ कर लीजिए। Clear? So earlier Britishers were not having political ambitions. So from here itself British made 2-point strategy. Two-point strategy. Now 2-point strategies क्या थी? पहली स्ट्रेटजी, while doing trade acquire territory। पहली स्ट्रेटजी क्या है इनकी? while doing trade acquire territory। क्लियर? अब इसमें क्या होगा कि जब आप टेरिटरी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा लोकल रूलर से। सो हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर टेरिटरी? बाय फाइटिंग विद लोकल रूलर्स। नाउ सेंटर वाज वीक, सो सेंटर विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। क्लियर? एंड स्टेट्स वर इजीली डिफीटेड। दिस वाज द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश। Clear? So first thing they have adopted while doing trade acquired territory. So by fighting with local rulers, तो जब local ruler से लड़ना शुरू किया उस समय center was weak. Now center was weak, so if states get defeated, center will not come. Clear? So you will find various events now. Anglo-Carnatic War, देन बैटल ऑफ प्लासी। समझ में आ रहा है? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर?
लिख लेना, एग्जाम्पल ज़रूरी है। दीज वॉर्स, एंग्लो पंजाब, एंग्लो मराठा, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो पहले तो एक्वायर करना है टेरिटरी। सो बाय द टाइम दे रीच बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, सो यू विल सी सेकेंड स्ट्रेटजी दे हैव अडॉप्टेड। तो बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर के बाद उन्होंने अडॉप्ट किया सेकेंड स्ट्रेटजी। नाउ व्हाट वुड बी द सेकेंड स्ट्रेटजी ऑफ ब्रिटिश? सेकेंड स्ट्रेटजी, अब इन्हें कॉलोनी बनाओ। समझ में आ रहा है? अब कॉलोनी कैसे? बिकॉज दे वांटेड टू मेक इंडिया परफेक्ट कॉलोनी एंड दीज वी कॉलोनाइज पीपल, हम हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए पैसे देते थे उन्हें। समझ में आ रहा है? मीर जाफर क्या कर रहा है? खुद को एक्सप्लॉइट करने के लिए पैसे बांट रहा है। किसको? ब्रिटिश को। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है, एक किताब है उनकी, इंडिया, कहा कि ये इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए पैसे बांटते थे कि लो ले जाओ। क्योंकि 1757 से 1857 तक हम सिर्फ पैसे बांट रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं उन्हें हमारे ऊपर रूल करने के लिए। क्लियर और नॉट? टैक्सेस कौन पे कर रहा था? इंडियंस ही। क्लियर? तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इस एस्पेक्ट को लिखा है। जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं ना, तो आपको सबसे जरूरी चीज जो बुक से पता चलती है, दैट इज ओपिनियन। समझ में आ रहा है कि पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? तब जब आपको डिफरेंट ओपिनियंस पता होंगे, तब आप एक सही कंक्लूजन पर आ सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए सेकेंड स्ट्रेटेजी, तो अब आप देखेंगे कि ब्रिटिश दे वर एबल टू सीक दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल। 1765 ट्रीटी ऑफ कारा एंड इलाहाबाद, मुगल से कौन सी राइट ली? दीवानी राइट। दीवानी राइट मींस टू कलेक्ट रेवेन्यू। सेकेंड स्ट्रेटेजी। क्लियर? राइट डाउन इन सेकेंड स्ट्रेटेजी, वहीं पर लिख लो, टू मेक इंडिया परफेक्ट कॉलोनी, colonize people, pay for their own exploitation, pay for their own exploitation. Full stop. British able to seek from Mughals Diwani rights. British able to seek from Mughals Diwani right. तो अब इंडिया में रेवेन्यू एक ही जगह से आ सकता है। ब्रिटिश को पता चला लैंड से। समझ में आ रहा है? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? लैंड से। तो लैंड इस देश की बैकबोन है। एग्रीकल्चर क्या है? बैकबोन है। बट ब्रिटिशर्स वर नॉट अकस्टमाइज्ड विद द पॉलिसी ऑफ लैंड इन इंडिया। समझ में आ रहा है? सो दे स्टार्टेड स्टडीइंग द लैंड रिफॉर्म्स और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ये नहीं आते ही इंप्लीमेंट करेंगे। नो। कॉर्नवालिस कब कर रहे हैं? 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट आया, उससे पहले वो लोग क्या कर रहे हैं? चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? सो राइट डाउन, इसी में लिख लेना सेकेंड स्ट्रेटेजी में, ब्रिटिश वर नॉट अकस्टमाइज्ड to land policy of India. क्लियर? तब ब्रिटिशर्स ने ये पाया कि अच्छा, मुगल्स ने तो लैंड रेवेन्यू एजेंट बनाए हुए हैं और ये लैंड रेवेन्यू एजेंट रेवेन्यू तो कलेक्ट कर रहे हैं, बट ये पे नहीं कर रहे हैं। तब ब्रिटिशर्स ने इन लैंड रेवेन्यू एजेंट्स को पकड़ा और ओनरशिप राइट्स दी और इनसे पैसा लेना शुरू किया। दैट जमींदार्स आर दी परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड।
Clear everyone? Write down. British found that these land revenue agents were still collecting revenue, so they made agreement with land revenue agents that they are the owners of land and revenue should be shared with British, तो ब्रिटिशर्स ने ओवरनाइट इन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये लैंड रेवेन्यू एजेंट्स थे, इन्हें क्या बना दिया? ओनर्स ऑफ लैंड। मुगल्स ने एजेंट बनाए थे, ओनरशिप नहीं दी थी उन्हें। समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या दे दी उन्हें? ओनरशिप, कि हम तुम्हें ओनरशिप दे रहे हैं, दैट यू आर द परमानेंट जमींदार। दिस वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंड रेवेन्यू एजेंट टू जमींदारी सिस्टम। क्लियर? राइट डाउन। British transformed these agents of land revenue to the owners of land, overnight, known as zamindars. Full stop. Now they will collect the revenue. Now they will collect the revenue. Collect the revenue from people and pay fixed amount to British. So this was having you can say devastating effect, because you are snatching away the rights of the people from their land overnight, and this became the cause for revolt of 1857. Clear? Write down. Next point लिख लो. This policy was having devastating effect because transformation happened overnight. On the other hand, British supported zamindars and suppressed the people. This becomes more frustration for people. More frustration to people. Next point. This resulted into 1857 revolt, which was a challenge for British. तो अगर तुम देखोगे, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड लैंड रेवेन्यू राइट्स ओनरशिप। समझ में आ रहा है? ये मेन कॉज था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड लैंड ओनरशिप राइट्स। ओके, बिकॉज इंडियन पीपल्स वर फ्रस्ट्रेटेड and Britishers, they were suppressing the masses. Clear? So write down the causes. 1857 revolt, यहां पर तुम सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स के फॉर्म में पढ़ेंगे. So write down 1857 revolt. फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा. मेन कॉज ऑफ 1857, that is land revenue policy and land ownership right changed. Ownership right changed.
Next point, Indian people were frustrated because British were suppressing the masses. Indian people were frustrated because British suppressing the masses. ओके, सो आफ्टर 1857 सप्रेशन एक नया एक्ट आया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. अब लोग कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी है नहीं कि हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा है, ये मुगल कर रहे हैं, क्राउन कर रहा है, या ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है. समझ में आ रहा है? तो लोगों के पास क्लैरिटी ही नहीं है, जो भी आ जाए वो बोल दे कि हम रूलर हैं तुम्हारे. क्लियर? तो 1858 का एक एक्ट आया कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अब यहां पे ओनरशिप आप देखेंगे इंडिया की चेंज हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी इंडिया में. दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू British Crown. This was the change. Transfer of power from East India Company to British Crown. Clear? तो अब सबसे बड़ी चीज कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन आ गया था मैनेजमेंट का, और लोगों का परसेप्शन ये बनने लगा कि ये जो ब्रिटिश क्राउन है ये एंटी इंडिया पीपल नहीं है. समझ में आ रहा है? ये एक धीरे धीरे आप देखेंगे परसेप्शन की शुरुआत हो गई थी. तो ये ड्रॉ कर लीजिए पहले. Clear? So in this write down, instrument of perception management was there. Instrument of perception management was there. Full stop. According to them, crown is not anti people. Crown is not anti people. दिस मच इज क्लियर. अब एंटी पीपल तो नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडियंस चाहते क्या हैं. समझ में आ रहा है? नाउ द ब्रिटिशर्स वर इन डायलेमा दैट हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडियन पीपल वांट, बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज and Indian masses were unable to understand English language. तो बुद्धिज्म की तरह एक मध्यम मार्ग की जरूरत है. तो एक डेवलपमेंटल प्लान आएगा 1885 में, दैट इज ट्रांसलेटर्स बना दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि जो भी मुद्दे हैं इनके थ्रू हमसे बोलो, बात करो. समझ में आ रहा है? ये भी एक थियरी है. क्लियर? जब तुम मासेस की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें ये पर्सपेक्टिव दिखाई देगा. क्लियर? ये याद रखिएगा. सो राइट डाउन. तो अब आप देखेंगे, राइट डाउन एक लाइन लिख लो पहले. ब्रिटिशर्स वर इन डायलेमा, हाउ डू वी नो व्हाट इंडियन पीपल वांट, हाउ डू वी नो व्हाट इंडियन पीपल वांट. सो दे डिसाइडेड दैट वी विल ब्रिंग So they decided that we will bring people who knows both Indian and English language. So now you will see 1885.
इंडियन Indian National Congress, INC. Now they will act as a bridge between British and India. Clear? They will act as a bridge. British and India. अब सेफ्टी वॉल थ्योरी आई, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया, वो इसीलिए मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे। अब उन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी किया, कहा कि अगर आप मॉडरेट्स को देखें, दे नेवर वांटेड इंडिपेंडेंस। वो क्या चाहते थे? बस एक डोमिनियन स्टेटस चाहते थे ब्रिटिश रूल के अंडर में। समझ में आ रहा है? तो ये सारी थेरीज आएंगी। तो कांग्रेस जो थी पैरेलली एक्सपेंड कर रही थी पूरे देश में, आप देखेंगे। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो जब मॉडरेट्स थे तो उनका मेन प्लान यही था कि ब्रिटिशर से प्रेयर करना है, पिटीशन करना है एंड प्रोटेस्ट, दैट मीन्स प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें उनसे की जाएंगी। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कांग्रेस के लीडर्स को, स्पेशली मॉडरेट्स को। किसके द्वारा? एक्सट्रीमिस्ट द्वारा। सो राइट डाउन कांग्रेस वॉज पैरेलली एक्सपेंडिंग ऑल ओवर द कंट्री, पैरेलली एक्सपेंडिंग ऑल ओवर द कंट्री। Parallelly expanding all over the country. Full stop. Another phase of Congress is extremist. Another phase of Congress is extremist. So to keep a check upon Congress, British created Muslim League in 1906. British created Muslim League in 1906. Now, अब एक पर्सपेक्टिव हिस्ट्री का ये भी कहता है कांग्रेस वॉज ओल्ड एंड पॉपुलर, सो टू मेक मुस्लिम लीग पॉपुलर ब्रिटिश गेव देम सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये भी एक थियरी है हिस्ट्री में। क्लियर? सो राइट डाउन, as Congress was old and popular, so to make Muslim League more popular, British gave them communal electorates. क्लियर? तो अब ब्रिटिश कोई भी चीज़ ऐसे नहीं देते, उन्हें ये लगा कि मुस्लिम लीग को जब हम पावर देंगे तो ये हमारे लिए और ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे। बट पासा पलट गया 1916 में लखनऊ सेशन में, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दोनों साथ में आ गए, विच वी कॉल्ड एज लखनऊ पैक्ट। सो राइट डाउन इन नेक्स्ट पॉइंट, in 1916 Britishers' plan got failed because Muslim League and Congress joined together. Joined together, full stop.
Next point, in 1930s, British responded in round table conference and decided to remain loyal to zamindars. Because zamindars were most loyalist to British. So Britishers said these zamindar also represents political community. बस यहीं पर ब्रिटिश ने सबसे बड़ी गलती कर दी. ब्रिटिश ने क्या कह दिया? जमींदार्स represents political community. That means British gave them political power before independence. इसीलिए तो यूपी में चौधरी साहब अपनी जगह पे बहुत मजबूत हैं. समझ में आ रहा है? इसीलिए राजपूत अपनी जगह पर बहुत मजबूत हैं. गुज्जर, आप देखिए ये लोग अपनी गाड़ी पे लिखवाते हैं कि हम कौन हैं, आइडेंटिटी. समझ में आ रहा है? सो बिफोर इंडिपेंडेंस दे मेड जमींदार्स मोर पावरफुल. ये सबसे बड़ी चीज है. सो लिख लीजिए, ब्रिटिश मेड जमींदार्स more powerful before independence. ड्रॉ कर लो. क्लियर? तो अब जमींदार इंडिपेंडेंस के पहले इकोनॉमिकली भी पावरफुल हैं, क्लियर, एंड पॉलिटिकली भी पावरफुल. पॉलिटिकली क्योंकि पॉलिटिकल पावर भी दे दी. ब्रिटिशर्स ने क्या बोल दिया? जमींदार ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल कम्युनिटी. पावर देके चले गए. ये तो चले जाएंगे, झेलना किसको है? इंडियन गवर्नमेंट को. क्लियर? नाउ 1947 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब याद रखिएगा, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो किसको रीच करना पड़ेगा? इन जमींदार्स के पास. तो जब गवर्नमेंट रीच्ड फ्यू पीपल्स एंड गवर्नमेंट एनालाइज दैट लैंड्स वर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो गवर्नमेंट केम आउट विद लैंड रिफॉर्म्स.
अब आप कहते हैं ना नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया। अब इस मुद्दे के बाद तुम सेकंड 5 ईयर प्लान एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान पढ़ना, तुम्हें सारी पॉलिसी समझ में आ जाएगी। लिख लो चाहे तो ये चीज, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी सेकंड एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब पढ़िएगा, में याद रखिए गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया दैट देयर आर टू फ्यू पीपल, ओके, एंड दे आर कंट्रोलिंग, दे आर ओइंग टू मच ऑफ लैंड्स, क्लियर, and that is why government understand that land is unequally distributed. So government of India, आप देखेंगे सेकेंड एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो 1947 के बाद अब गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी है लैंड के लिए, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर एवरीवन? तो ये दोनों 5 ईयर प्लान पढ़िएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, श्वेता, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर एवरीवन? ओके। तो 1947 में गवर्नमेंट ने दो चीजें डिसाइड की। वो दो चीजें ये थी कि लैंड रिफॉर्म्स तो करना पड़ेगा, बट लैंड रिफॉर्म स्टेट लेवल पे होना चाहिए। क्लियर? लैंड रिफॉर्म्स एट स्टेट लेवल। सेकंड, अब कोई भी रिफॉर्म करना है तो लेजिस्लेशन लेके आओ। समझ में आ रहा है? कानून। सो लेजिस्लेटिव मेजर्स और लेजिस्लेशंस, ये दो चीजें आफ्टर 1947। अब स्टेट लेवल पर करना है, लेजिस्लेशन चाहिए, तो पहले तो दो लेजिस्लेशन एक्ट आए अंडर लैंड रिफॉर्म्स। 2 कब आया ये? 1953, एस्टेट एक्विजिशन एक्ट। और इसी के ठीक 2 साल के बाद दूसरा एक्ट लाया गया, याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 ड्रॉ कर लीजिए पहले। क्लियर? अब गवर्नमेंट ने फिर से एक चीज कर दी, सपने दिखा दिए लोगों को कि पुअर पीपल्स, लैंडलेस पीपल, दे विल गेट लैंड बिकॉज लैंड्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दे विल गेट लैंड, पीपल विल बी हैप्पी, ओके, एंड हाउ दे आर गोइंग टू गिव लैंड्स? बाय एग्जीक्यूटिंग लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। सपने दिखा दिए, लोग खुश, ताकि लोग रेबेल ना करें। और जब तुम वो वादे पूरे नहीं कर पाओगे तो वो क्या बनेंगे? सीधे नक्सलवादी, सीधे फिर तुम्हें गोली मारेंगे। समझ में आ रहा है? ये भी याद रखिए। तो सपने दिखा दिए गवर्नमेंट ने इनको, अच्छे खासे बैठे हुए थे, रेबेल नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? सपने दिखा दिए। हालांकि इन्होंने पहले भी जब इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंस से पहले, तो वहाँ पर भी एक मुद्दा रखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इंडिपेंडेंट करना है तो कोई भी मैनिफेस्टो बना के
आपने लोगों को बता दिया। तो अब आप देखेंगे यहां से मेन कहानी शुरू होगी। सो राइट डाउन गवर्नमेंट tried to show poor and landless people, government tried to show poor and landless people a dream that they will get land, जैसे मोदी जी ने बोल दिया था 15 लाख 16 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में आएंगे, तो सब यही पूछते हैं कब आएंगे। समझ में आ रहा है? हालांकि उन्होंने एक फ्रेज बोला था कि बाहर इतना पैसा है कि अगर सबको भेजा जाए तब भी पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लोग उसको सच समझ बैठे। राहुल गांधी ने सच समझ लिया, वो भी अपना अकाउंट चेक कर रहे थे। क्लियर? सो राइट डाउन दैट दे विल गेट लैंड, फुल स्टॉप। गवर्नमेंट सेज poor people that they are living in new India, आज भी नया भारत है, that they are living in new India and they will get land, full stop. Government wanted to give them hope and aspirations so that they do not rebel, Change the paragraph. So government of India told state government to pass land sealing laws, लैंड सीलिंग लॉज क्या है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है कि कोई इंसान लैंड होल्ड कर सकता है। क्लियर? सो राइट डाउन दैट इज मैक्सिमम limit of land a person can hold. तो जो एक्स्ट्रा लैंड होगी दैट विल बी टेकन अवे एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पीपल। क्लियर? सो राइट डाउन एक्स्ट्रा लैंड विल बी टेकन अवे एंड विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अब कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए? अब करना क्या है? लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग पीपल। अब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहली चीज, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। समझ में आ रहा है? पहला चीज जो है दैट इज हाउ टू एग्जीक्यूट। पहला तो सवाल यही उठेगा कि हम किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें। तो एग्जीक्यूट कौन सा एक्ट करना है? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। एग्जीक्यूट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955। अब इस एक्ट को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब कैसे एग्जीक्यूट किया जाए? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आप देखेंगे डीएम की जरूरत होगी, पटवारी होते हैं गांव में, उनकी जरूरत होगी, इन सभी लोगों की। क्लियर? सो राइट डाउन गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बनाया। ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन करेगा? डीएम। समझ में आ रहा है? सब डिविजनल लेवल पर एसडीएम और गांव में पटवारी। क्लियर? ये याद रखिएगा, ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे ऑफिसर्स। ओके, तो इनको करना क्या है? सरप्लस लैंड को एक्वायर करना है और वही रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? सो राइट डाउन government announced a detailed administrative procedure. Government announced the detailed administrative procedure for land reforms.
फॉर लैंड रिफॉर्म्स। फॉर लैंड रिफॉर्म्स, क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर लॉन्च किया गया। तो अब एग्जीक्यूट कैसे होगा? लाइक स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर कौन करेगा एग्जीक्यूट? कौन देखेगा? डीएम स्टेट लेवल पर होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? चीफ सेक्रेटरी, क्लियर। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, डीएम। सब डिविजनल लेवल, एसडीएम। और इन सभी को असिस्ट कौन करेगा? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, पटवारी। समझ में आ रहा है? राजस्थान के काफ़ी सारे लोग हमेशा ज़्यादातर पटवारी का ही एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर। पटवारी ड्रॉ कर लीजिए। सो सब डिवीजन लेवल पर जो है एसडीएम, ये काम करेंगे किसके असिस्टेंस से? पटवारी। पटवारी इनकी हेल्प करेगा। दे विल डू द लैंड रिफॉर्म्स अलॉन्ग विद पटवारी। ओके, तो पटवारी होता कौन है ये याद रखिएगा। लैंड रिकॉर्ड जो इंसान बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ये, जो हेल्प करता है एसडीएम की लैंड रिफॉर्म्स में, क्लियर। तो ये क्रिएट करते हैं लैंड रिकॉर्ड। पटवारी का काम होता है लैंड रिकॉर्ड क्रिएट करना। अब ये कैसे लैंड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे? ज़मींदारों की लैंड को मेजर करेंगे और लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और उसके बाद मेजरमेंट के बाद लैंड सीलिंग प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जो भी एक्सेस लैंड होगी वो क्या हो जाएगी? रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्लियर। इस तरीके से प्रोसीजर हुआ करता था। सो राइट डाउन, राइट डाउन। क्या लिखा था? गवर्नमेंट अनाउंस अ डिटेल administrative procedure for land reform. Government said important people will play their part, that is chief secretary at state level, collector district level, SDM at सब डिविजनल लेवल, पटवारी ये तो असिस्टेंस के लिए होता है। पटवारी विल विजिट एस्टेट ऑफ जमींदार। एस्टेट का मतलब जो उसका एरिया है जमींदार का, वहां विजिट करेगा। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था? एस्टेट एक्ट आया था। ये आप देख सकते हैं, एस्टेट एक्विजिशन एक्ट, क्लियर। सो पहले पटवारी विजिट करेगा एस्टेट ऑफ जमींदार, और तब उनके एस्टेट को मेजर किया जाएगा, उनके लैंड को, और तब उसको मेजर करने के बाद पटवारी अपनी लैंड रिकॉर्ड बनाएगा। सो राइट डाउन, पटवारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट। ही विल विजिट estate of zamindar, comma, will measure and make report of land record, will measure and make report of land record, full stop. Next point, once the land report prepared, then he will use this measurement with land sealing law. He will use this measurement with land sealing law. Full stop. If a zamindar has surplus land, if a zamindar has surplus land, in such scenario, SDM will use State Acquisition Act, कि स्टेट आपकी सरप्लस लैंड को एक्वायर कर रहा है,
in this scenario SDM will use State Acquisition Act and acquire the surplus estate, full stop. Next point, once the surplus estate acquired, comma, now extra land belong to state. तो ये काम तो करा एसडीएम ने। कलेक्टर का काम क्या होगा? कलेक्टर सरप्लस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टर विल नाउ यूज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट and redistribute the surplus among land among landless and poor. Full stop. Proper system of checks and balance was there. फुल स्टॉप। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया यही चीज पूरे देश में लागू होगी, इंप्लीमेंट होगी। राइट डाउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड इट विल हैपन इन ऑल स्टेट्स ऑफ कंट्री। फुल स्टॉप। तो लैंड रिफॉर्म्स कब शुरू हुए? 1955 से। और तुम्हें 3 स्टेट्स देखने पड़ेंगे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। समझ में आ रहा है? अब आपको 3 स्टेट्स देखने हैं, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब अगर तुम ध्यान दो मॉडर्न इंडिया पर, बंगाल का ही पार्ट थे बिहार एंड उड़ीसा। समझ में आ रहा है? उड़ीसा वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बंगाल। क्लियर? तो बंगाल वॉज अ लार्ज एरिया। क्लियर? नाउ ये 3 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय का बिहार मतलब झारखंड एंड बिहार और बिहार हो गया एंड झारखंड, मतलब झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू आप लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है? वो सारा एरिया। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो अब इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। क्लियर? ड्रॉ। सो राइट डाउन दीज 3 स्टेट्स, वी नीड टू सी दीज स्टेट्स। बंगाल में ये लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल हुए। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज CPI वॉज देयर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी कब आ गई? 1925 में। तो इनको लगा कि लैंड रिफॉर्म्स करेंगे एंड दे वर प्रो पुअर पार्टी ऑल्सो। लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो इससे हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी। और इन्होंने बहुत कैपिटल इन्वेस्ट की उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में। सो राइट डाउन बंगाल। अब तुम पार्टी के हिसाब से समझो। जब तुम्हें एक्सट्रीमिज्म समझना है तो ऐसे ही नहीं, सारी चीजें समझिए शुरू से। बंगाल, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बंगाल बिकॉज ऑफ presence of CPI in Bengal. Because of presence of CPI in Bengal. Full stop. Communist Party was dominant party in Bengal. Full stop. It was pro-poor
It was pro-poor. It was pro-poor people. Full stop. CPI thought this land reform program is a good program. This land reform program is a good program to reach out people. To reach out people. To reach out people. Full stop. If people gets land, they will be loyal to CPI. If people gets land, they will be loyal to CPI. Full stop. So CPI invested lot of capital to implement. So CPI invested lot of capital to implement proper land reforms. Proper land reforms. So it was successful where? In Bengal. But these reforms were failure in बिहार एंड उड़ीसा. रीजन क्या हो सकता है? अब जब ये पटवारी बिहार एंड यूपी के लोग, बिहार एंड उड़ीसा के लोग, अब मान लीजिए बिहार के गए पटवारी साहब किसके पास? जमींदार के पास. तो जमींदार ने बोला कि देखो हम जैसा कहें वैसा लैंड रिकॉर्ड बना दो. तो ब्राइबरी एंड करप्शन. कहा एक गत्ता विमल का हर हफ्ते तुम्हारे घर, जितना मन चाहे खाना. तो रैम्पेंट करप्शन एंड ब्राइबरी. तो उन्होंने लैंड रिकॉर्ड गलत सबमिट किए. समझ में आ रहा है? सेम केस विद उड़ीसा ऑल्सो. क्लियर? तो टेंशन यहीं से शुरू होगी. समझ में आ रहा है? विमल के चक्कर में जमीन चली गई. क्लियर? सो राइट डाउन बिहार एंड उड़ीसा. These reforms were total failure in Bihar and Odisha. Full stop. Failure in Bihar and Odisha due to rampant corruption and malpractices. Due to rampant corruption and malpractices. Full stop. Whenever zamindar goes to patwari, he gives bribes to patwari. इसीलिए सभी पटवारी बनना चाहते थे एक समय पर. पता है इतना पैसा मिलता था, 20,000 सैलरी. समझ में आ रहा है? 5 लाख रुपए महीना ऐसे ही, कहो हफ्ता भी मिल जाए. तुम देखो ज्यादातर लोग पटवारी बनना चाहते हैं. सैलरी से मतलब नहीं है उन्हें. एक तो राजस्थान जैसी गांव में इज्जत बहुत है उसमें. समझ में आ रहा है? सैलरी 20,000 है, 20 या 30 हो गई होगी बस. बट जो ऊपर का मिलता है उसकी गिनती ही नहीं है. समझ में आ रहा है? तो एक टाइम पर आप देखेंगे बिहार हो गया आपका, राजस्थान हो गया, ये लोग पटवारी की तैयारी बहुत करते हैं क्योंकि मेन एम ही वही होता है. क्लियर? सो राइट डाउन. Whenever zamindar goes to patwari, he gives bribes to patwari. So it resulted into incorrect land records. It resulted into incorrect land records. Clear? Full stop. They manipulated the measurement and tried to show deliberately that these zamindars had proper land.
that these zamindars had proper land under ceiling, full stop. According to land record, there was nothing surplus to acquire. Land records, there was nothing surplus to acquire. Nothing surplus to acquire. समझ में आ रहा है? बट पुअर पीपल्स को पता था कि दीज जमींदार्स हैड लॉट ऑफ लैंड. सो राइट डाउन, पुअर पीपल न्यू दैट दीज जमींदार्स हैड लॉट ऑफ लैंड, full stop. At the same time Bengal had successful land reforms. तो लोग ये भी तो देखेंगे, वहां पर तो लोगों को मिल रही है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा. समझ में आ रहा है? So at the same time Bengal had successful land reforms. Full stop. In Bengal poor peoples were happy and secure. तो बंगाल में गरीब लोग तो खुश हो गए, बट बंगाल के जमींदार परेशान हो गए कि यार हमारे साथ तो ये गलत हो गया, और वहां पर इनको ब्राइब खिला दी, वहां के जमींदार सिक्योर हैं. तो गरीब लोग परेशान हैं बिहार और उड़ीसा के, जमींदार परेशान हैं बंगाल के. समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को. तो इस सेंस में सोशल टेंशन आ जाएगी. समझ में आ रहा है? राइट डाउन. क्या लिखा था? In Bengal, poor people were happy and secure. Comma, while zamindars of Bengal began to see, what was happening in Bihar and Odisha. तो अब 1957 से बाकी के जो जमींदार थे बंगाल के, उन्होंने सीख लिया कि कैसे विमल खिलाना है इनको. समझ में आ रहा है? कि जब पटवारी के पास जाओ उसको एक गत्ता दिलबाग गुटखा देकर आ जाओ. समझ में आ रहा है? काम उतने में ही बन जाएगा. और तब बंगाल में भी आप देखेंगे फेलियर होना शुरू हो जाएगा. समझ में आ रहा है? राइट डाउन. क्या लिखा था? While the Bengal of Bengal, they have to see what was happening in Bihar and Odisha. Bihar and Orissa. Next point, from 1957 zamindars of Bengal started doing the same bribery. Full stop. Now bureaucracy of Bengal was also corrupted. Full stop. Hence Bengal also saw failure of land reforms. From 1958. Now, अब क्या होगा? So, from 1958, poor people starts getting frustrated. Clear? And this resulted into, तब याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को किसान सभा 1959 में ऑर्गेनाइज करनी पड़ी. समझ में आ रहा है? राइट डाउन. Rise in social tension from 1958 onwards. Rise in social tension from 1958 onwards in Bengal, Bihar, Odisha. So, in 1959,
So in 1959 CPI initiated किसान सभा। इनिशिएटेड किसान सभा। अब किसान सभा में लोग जो आएंगे वो सबसे पहले तो ये बताएंगे किस तरीके से कमियां हैं लैंड रिफॉर्म्स में, उनकी जो शिकायतें होंगी, दैट इज ग्रीवेंसेस जो होंगे वो लोग सामने रखेंगे। और ये सारी चीजें, उनकी शिकायतें कौन रखेगा? किसान सभा का लीडर। समझ में आ रहा है? तो अब किसान सभा का जो लीडर होगा वो याद रखिएगा किसको बोलेगा? एमपी को बोलेगा। किसके एमपी को? सीपीआई के एमपी को, कि आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएं और कुछ करें। समझ में आ रहा है? लोगों के पास जो उनकी शिकायतें थी, तो ग्रीवेंसेस को किसान सभा के लीडर ने किसके सामने रखा? एमपी के सामने, जो सीपीआई का था, ताकि वो ग्रीवेंसेस को पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट कुछ प्रेशर बनाए किनके ऊपर? स्टेट्स के ऊपर, ताकि वो सही से लैंड रिफॉर्म्स कर सके। क्लियर? सो राइट डाउन किसान सभा, द सीपीआई। अब किसान सभा अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है किसान सभा का, ये सीपीआई ने शुरू किया था। मैंने आपको बताया भी था मॉडर्न इंडिया में कि रशियन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ा। सबसे ज़रूरी चीज़, ऑल इंडिया किसान सभा बनना शुरू हो गई थी। बताया भी था किस तरीके से पॉलिटिक्स चेंज हुई थी आफ्टर 1917 इन इंडिया। पहले अर्बन सिटीज़ तक, अब रूरल पीपल तक लोग पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें किसका इम्पैक्ट थी? रशियन रेवोल्यूशन का। समझ में आ रहा है? तो जितने लोगों ने मॉडर्न इंडिया का क्लास किया हुआ है उनको ध्यान में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। क्लियर? और मैंने क्वेश्चन भी दिया था इससे रिलेटेड। ओके, सो राइट डाउन किसान सभा। सर द कॉन्सेप्ट, ये जो है किसान सभा का, किसने इनिशिएट किया? सीपीआई ने। सो राइट डाउन द सीपीआई इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किसान सभा। तो किसान सभा क्या है? ये कोई ऐसा नहीं कि हर साल मीटिंग होगी। इट इज जस्ट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सो यू कैन कनेक्ट दिस एग्जांपल विद योर गवर्नेंस मॉडल ऑल्सो। ग्रास रूट लेवल पे फार्मर्स के लिए ग्रीवेंस, क्योंकि उसमें आप पढ़ते हो ना ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड ऑल, तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। क्लियर? सो राइट डाउन सीपीआई इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किसान सभा as a grievance redressal mechanism to assist poor who were deprived of land, full stop. Next point, CPI decided to organize Kisan Sabha. CPI decided to organize Kisan Sabha in all the localities of Bengal, Bihar and Odisha. Bengal, Bihar and Odisha, where each Kisan Sabha would be led by a leader of the CPI, who would be called as head of Kisan Sabha. Full stop. The poor people in the localities would be encouraged to speak to the leaders. The poor people in the localities would be encouraged to speak to the leaders and tell him their social grievances
and tell him their social grievances that they have witnessed, full stop. If the poor people have seen any manipulation, if the poor people have seen any manipulation of the land records, or any corruption and bribery, then they would inform the leader of CPI. Full stop. Change the paragraph. All these social grievances collected from the grassroots level, would be handed over to the MP of CPI. Full stop. The MP would raise these matters in Parliament. Which will compel the states to do land reforms and ensure social justice to the people, to the poor. Then change the paragraph. Therefore the CPI thought that Kisan Sabha would be used as a political solution. CPI thought that Kisan Sabha would be used as a political solution to the problems of land reforms. Clear? So when Kisan Sabha organized, thousands of poor people participated. समझ में आ रहा है? तो गलती कहां पर हो गई? गलती हो गई इंडिया और चाइना का वॉर। अब तुम कहोगे कि सर इसका इससे लेना देना क्या है? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाइना इज ऑल्सो अ कम्युनिस्ट कंट्री। अब यहीं पर सीपीआई डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। सीपीआई एक हो जाएगी प्रो चाइना, दूसरी प्रो इंडिया। और असली कहानी वहीं से शुरू होगी। चारू मजूमदार नाम सुना होगा आप सभी ने। समझ में आ रहा है? कहानी यहीं से शुरू होगी। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। सिर्फ करंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं इसीलिए कहता हूं जब तक ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं होगी तब तक करंट समझ में नहीं आएगा। हर एक पर्सपेक्टिव पर फोकस करना पड़ेगा। कि आप देखते हो ना पार्टियों में फैक्शंस बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, रीजन क्या होगा, सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करो।
इसीलिए यूपीएससी मेंस में बहुत ही अच्छा कीवर्ड है क्रिटिकली एनालाइज। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मत प्रैक्टिस करो, समझो कि तुम्हारे सामने कोई भी टॉपिक आए उसको एनालाइज करना शुरू करो। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखेंगे यहीं पर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट इज इंडो चाइना या इंडिया चाइना लिखिए, इंडो चाइना दूसरा रीजन है, इंडिया चाइना वॉर 1962। इंडिया चाइना वॉर। अब जब ये वॉर हुआ तो सीपीआई में डिबेट शुरू हुई, डिबेट इन सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नाउ डिबेट वाज स्टार्टेड दैट व्हाट पोजीशन शुड सीपीआई टेक इन दिस वॉर, वेदर टू सपोर्ट चाइना और इंडिया। समझ में आ रहा है? हम चाइना को सपोर्ट करें या इंडिया को सपोर्ट करें? तो तब आप देखेंगे माइनॉरिटी जो थे सीपीआई में, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग चाइना। ज्यादातर वो इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे थे, बट माइनॉरिटी इन सीपीआई सेज वी शुड सपोर्ट चाइना एंड दे स्टार्टेड शोइंग सॉलिडेरिटी टुवर्ड्स चाइना। उन्होंने सॉलिडेरिटी शो करना शुरू किया। क्यों सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं? बिकॉज चाइना इज ऑल्सो अ कम्युनिस्ट कंट्री और अ नेशन। क्लियर? सो अब ये ओपिनियन मेजॉरिटी का तो नहीं था। मेजॉरिटी का ओपिनियन क्या था कि याद रखिए कि इंडिया जो है वो किसी भी तरीके से कम्युनिज्म को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट अ बॉर्डर इशू एंड नथिंग एल्स। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। सो ये सिर्फ बॉर्डर इशू है, बट माइनॉरिटीज अब वो अलग पावर चाहते हैं, सॉलिडेरिटी शो करना चाहते हैं, तो यहीं पर आप देखेंगे सीपीआई डिवाइड हो जाएगी। Online students, this much is clear to all of you? ओके, तो ये याद रखिएगा। तो अब सीपीआई जो है डिवाइड हो जाएगी 1963। आप देखेंगे सीपीआई स्प्लिट, सीपीआई स्प्लिट। अब कौन सी दो पार्टीज आ जाएंगी? शिविन, बताइए सीपीआई स्प्लिट में कौन सी पार्टी है? श्वेता बताइए। सीपीआईएम एंड सिर्फ सीपीआई। क्लियर? दीज टू पार्टी, सीपीआई मार्क्सिस्ट। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। तो अब ये शुरुआत करेंगे लोगों को भड़काने की। समझ में आ रहा है? माइनॉरिटी पार्टी ड्रॉ कर लो ये। सो these people are minority in CPI, minority in CPI. This party is pro China, this party is pro China, and ये कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये क्या होगी? प्रो इंडिया नेचर में, प्रो इंडिया। ड्रॉ कर लीजिए आप सभी लोग। ओके, तो इनका ये था कि वंस चाइना इशू इज ओवर देन वी विल ऑर्गेनाइज किसान सभा। अब किसान सभा ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? प्रो चाइनीज। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा कि एक बार चाइना का इशू खत्म हो जाए देन वी विल ऑर्गेनाइज
किसान सभा। समझ में आ रहा है? तब इन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे किसान सभा। CPIM ने, यहां से क्या हो गया? CPIM। तो अब 1965 में CPIM ऑर्गेनाइज्ड किसान सभा। कहां पर? एट सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। समझ में आ रहा है? इन्होंने कहां पर ऑर्गेनाइज किया? सिलीगुड़ी में। और हु वॉज द लीडर? चारू मजूमदार। लीडर कौन है? चारू मजूमदार। ड्रॉ कर लो। चारू मजूमदार वॉज द लीडर। क्लियर? सो अब यहीं पर आइडियोलॉजी विल बी चेंज्ड। समझ में आ रहा है? आइडियोलॉजी ऑफ किसान सभा वॉज चेंज्ड हियर। इन्होंने बोला issue taken to parliament will be a wastage of time, let's not take this issue to parliament। तो अब क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम फोर्सिबली लैंड एक्वायर करेंगे यूजिंग फ्रॉडलेंट मेथड्स, यूजिंग वॉयलेंस। अब देखो कैसे नक्सलिज्म बॉर्न होगा इंडिया में। समझ में आ रहा है? राइट डाउन। अब लिखिए, क्या लिखा था? किसान सभा was organized, thousands of poor people participated. Okay. Then the most important conflict of Indian history, that is India-China War of 1962. Full stop. During this war, a debate began in CPI. A debate began in CPI that what position should CPI take? What position should CPI take? Full stop. A minority in CPI says we should support China, says we should support China and show solidarity, show solidarity, full stop, because China is also a communist country, because China is also a communist country। ये माइनॉरिटी व्यू था। ओके, दिस वॉज नॉट एन ओपिनियन, राइट डाउन, दिस वॉज नॉट एन ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ CPI, दिस वॉज नॉट एन ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ CPI, full stop। Majority says India is not trying to threaten communism, majority says India is not trying to threaten communism, it is just a border issue, it is just a border issue, it is just a border issue। So CPI should stand by India, so CPI should stand by India।
As a result, in 1963, CPI split due to above issue. And CPI Marxist was born, that is pro-China, CPIM, pro-China, who wanted to display solidarity with China, Full stop. On the other hand, CPI stand by India only. Full stop. Once China issue is over, they both went back to organize Kisan Sabha. To organize Kisan Sabha. क्लियर? तो अब दोनों ने ही किसान सभा ऑर्गेनाइज की. CPIM and only CPI. दोनों के पास एक टूल है किसान सभा. क्लियर? सीपीआई का एम क्या है किसान सभा के थ्रू? स्ट्रेंथनिंग दी बेस. समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथनिंग दी बेस. इनका मोटिव है अपने बेस को वाइड करना. समझ में आ रहा है? वाइडनिंग द बेस. यही डिफरेंस है दोनों में. लिख लीजिए, स्ट्रेंथनिंग द बेस ड्रॉ कर लीजिएगा एंड वाइडनिंग द बेस. वाइडनिंग द बेस. So in 1965, write down, in 1965 CPIM organized Kisan Sabha in Siliguri under the leadership of Charu Mazumdar. Full stop. Ideology of Kisan Sabha was changed here. In this meeting. Full stop. Charu Mazumdar told people that taking problem to parliament will be a wastage of time and won't fetch any result. Full stop. He asked Zamindar Zamindar had forcibly taken land. He said Zamindar had forcibly taken land using fraudulent practice. Full stop. The only solution is to forcibly snatch away the land from Zamindar.
the land from zamindar. Full stop. Snatching is a violent idea. Snatching is the violent idea. Full stop. This idea got immense popularity in poor. This idea got immense popularity in poor. As New India hopes among poor were drowning, so this idea spread aggressively. Clear? This much is clear to all of you? अब कल मैं आप सभी को बताऊंगा 3rd of March 1967 से क्या शुरू हुआ नक्सलबारी विलेज में। कहानी अब कनेक्ट कर पाओगे, समझ में आ रहा है? ये डेट याद रखिएगा। क्लियर? तो कल हम यहां से शुरू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Within 1 to 2 classes, your internal security will be completed. Clear, everyone? So now I will wind up this session here. Thank you, class. Thank you so much.